शुरुआत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार गिरिजाशंकर जी से। सर, आज विश्व हिंदी पत्रकारिता, क्या राय है आपकी आज के दौर को लेकर? नहीं, जाहिर है कि आज का दौर बहुत चुनौतीपूर्ण दौर है और चुनौतियां कई स्तर पर हैं। एक तो टेक्नोलॉजी जिस तरह से फैली है, उस टेक्नोलॉजी के दौर में कंटेंट को बचा के रखना और जो पत्रकारिता के जो बुनियादी जो तत्व हैं उनके साथ न्याय करते हुए चलना वह बड़ी चुनौती है। आज आप देखेंगे कि पत्रकारिता को मीडिया कहा जाता है। मैं इससे सहमत नहीं होता। इसको वापस पत्रकारिता ही रहना चाहिए, क्योंकि मीडिया में जो बहुत तमाम चीज़ों को शामिल करके सोशल मीडिया और तमाम चीज़ों को शामिल करके जो बनाया जाता है वो पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता विशुद्ध रूप से पत्रकारिता ही है और उसके पत्रकारिता बने रहने की चुनौतियाँ वो कई स्तर पर हैं। जब हम लोगों ने पत्रकारिता की शुरुआत की थी तब ये पूंजी आधारित ये उद्योग नहीं था। अब ये पूरे तौर पर एक उद्योग बन चुका है और ये गलत नहीं है, व्यवसाय तो होना चाहिए, लेकिन ये जरूर देखना जरूरी है कि जो मूल काम है पत्रकारिता का, एक असहमति दर्ज करना, एक प्रतिकार के रूप में रहना और समाज के उन तमाम लोगों की बात कहना जिनके लिए कोई दूसरा मंच उपलब्ध नहीं है, तो उन जिम्मेदारियों को हम किस तरह निभा पा रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं तो कैसे निभाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। और मैं समझता हूं कि हम सबको ऐसे मौके पर जब हम पत्रकारिता दिवस मनाते हैं तो एक बार रिविजिट करना चाहिए हमारे अपने कामों को भी। एक जो हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस की, लेकिन चलन आ पड़ा है कि यूथ को मिक्सअप चाहिए, मिले जुले शब्द चाहिए। जो आम बोलचाल की भाषा है और भाषा का हम लैंग्वेज का शब्द जो है उपयुक्त माना जाता है कि जो यूथ को चाहिए, जो मिक्सअप है लैंग्वेज का, इसका उपयोग किया जाए। तो ऐसे में जो हिंदी पत्रकारिता है, क्या ऐसा तो नहीं कि एक समय ऐसा आएगा जब अपना अस्तित्व जो सने सने कम होता जा रहा है और पूरी तरह समाप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इस खतरे को बहुत पहले भांप लिया गया था और आप देखेंगे कि चाहे वो साहित्य की बात हो, चाहे पत्रकारिता की बात हो, हिंदी, उर्दू या जो बोलियां हैं उनसे अलग एक हिंदुस्तानी ज़बान की बात हुई। और जो हिंदुस्तानी ज़बान है वो यूथ हो, चाहे महिला हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, उन सबको लगता है कि उनकी अपनी ज़ुबान है। तो ऐसा नहीं है कि यूथ कोई इस तरह की भाषा पसंद करता है कि जो कि मिक्स हो या हिंदी से अलग हो। होना ही चाहिए कि आपकी बात पाठक तक ठीक ढंग से पहुंचे, भाषा ऐसी होनी चाहिए। अब हम पहुंचे हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी के पास और उनसे राय जानते हैं। सर, हिंदी पत्रकारिता की हम बात कर रहे हैं, आज के दौर की बात करें तो कितने मायने रह गए हैं या मायने और बढ़ गए हैं? मायने तो बड़े हैं, क्योंकि हिंदी भले ही आपको एक उत्तर भारत की भाषा दिखती हो, लेकिन पूरे भारत में ये समान रूप से बोली जाती है। और जो हिंदी पत्रकारिता है खास तौर पर, इसका जो संबंध रहा है वो बहुत ग्रामीण अंचल से ज़्यादा रहा है और निचले स्तर तक जो इस पत्रकारिता की पहुंच है, जितने भी आप यदि देखेंगे ना, बड़े निर्णय कहीं हम सरकारों में देखते हैं तो वो जो पत्रकारिता से जो चीज़ें सामने आती है, खासकर जो लोगों की आवश्यकता होती है, या आप कहीं भी देखिए कि जो सुविधाओं का यदि अभाव है तो सबसे ज़्यादा हिंदी पत्रकारिता में उजागर किया जाता है। आप अंग्रेजी में देखेंगे ना, एक एलिट क्लास की पत्रकारिता देखते हैं कि अभिजात्य वर्ग की पत्रकारिता है, लेकिन जो हिंदी पत्रकारिता है वो एक आम आदमी की पत्रकारिता है, सड़क पर चलते आदमी की पत्रकारिता है। सर, कई बार ये होता है कि कोई आदेश जारी हुआ, हिंदी में जारी हुआ, उसकी भाषा ऐसी होती है कि आम व्यक्ति नहीं समझ पाते, तो फिर वो देखते हैं कि अखबार देखें, हिंदी न्यूज़ चैनल देखें। इस दौर में भी लेकिन कई तरह के अपडेट हो रहे हैं, कुछ नए नए नवाचार आ रहे हैं, तो होना क्या चाहिए? लोगों को बहुत आसान शब्दों में समझा सके उस तरह का उपयोग करना चाहिए उन शब्दों का, या फिर जो क्लिष्ट हिंदी जिसे हम कहते हैं, जो अखबार की, पुरानी अखबारों की जो भाषा है, उस पर फोकस करना चाहिए? देखिए, पत्रकारिता में बहुत परिवर्तन आया। जब हिंदी पत्रकारिता, आप आज़ाद भारत के पहले की पत्रकारिता देखेंगे, या हम ये कहें कि जो 90 के दशक की जो पत्रकारिता थी वो कहीं ना कहीं साहित्यकारों से जुड़ी हुई
हुई पत्रकारिता थी। जो कवि भी थे, लेखक भी थे, सब कुछ लिखा करते थे, वही पत्रकार हुआ करते थे। लेकिन जो मौजूदा दौर की पत्रकारिता है, इसमें आम बोलचाल की भाषा का उपयोग होने लगा है, जो सहजता से जो है समझी जा सके। कई अखबारों ने तो इस तरह का प्रयोग भी किया कि जो अंग्रेजी के शब्द हैं, जो लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आ गए हैं, वो उन्होंने अपनाना चालू कर दिए हैं। जो भाषा की क्लिष्टता है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। पहले इतने उच्च हिंदी के शब्द थे, जैसे हम जो जिन लोगों ने स्कूलों में पढ़ाई की है या कॉलेज में पढ़ाई की है, तो उसमें आप देखते थे कि एक उच्च हिंदी भी एक विषय हुआ करता था, या स्पेशल हिंदी जिसे कहते थे। अब तो खत्म हो गया, हिंदी एक विषय है। तो हिंदी को सामान्य जो बोलचाल की भाषा है, ग्रामीण जो बोलचाल की भाषा है, उसके अनुसार उपयोग किया जा रहा है। सरकार में भी आप देखें ना कि इसका ज़्यादा चलन होने लगा। कुछ जो कानून होते हैं, उनकी जो कानूनी भाषा है वो अभी भी क्लिष्ट है, लोगों को समझ में नहीं आती। इसलिए आप देखिए जो भारत सरकार ने क्या किया, कानूनों को पहले अंग्रेजी में छापते हैं, फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं। जबकि जो है हमारे देश में ये बात चलती है कि जो हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा बनाया जाए, लेकिन बहुत सारे हैं, चूँकि हिंदी की क्लिष्टता एक समस्या है, जब तक ये नहीं सुलझ जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। और अभी अंग्रेजीकरण बढ़ा है, बच्चों को, हर माँ बाप अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालना चाहते हैं। तो जो सहज अंग्रेजी भी जो हिंदी है, वो भी लोगों को कठिन लगने लगी है। सर, अभी एक और नया दौर चल पड़ा है, जो बोलियां हैं, अब तो बोलियों में पत्रकारिता होने लगी है, चाहे वो टीवी की हो या अखबारों की हो, अखबार भी निकलने लगे हैं बोलियों में। तो इस दौर को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये नीचे तक पहुंचने की कोशिश है पत्रकारिता को, ये अच्छी कोशिश है। यदि आप कोई यदि अभी भी हमारे यहाँ 100% साक्षरता नहीं है, लेकिन जो विजुअल और वीडियो की पत्रकारिता, ऑडियो विजुअल की जो पत्रकारिता है, उसमें इनका बहुत महत्व है। जो आप यदि रीजनल लैंग्वेज में कोई चीज़ कहते हैं, जैसे बुंदेलखंड, हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, निमाड़ मालवा का जो इलाका है, तो उसमें यदि बोला जाता है कोई चीज़, तो आसानी से लोगों को समझ में आ जाती है चीज़ें कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे रीच बढ़ता है। यदि हम रीजनल लैंग्वेज में जाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं हम चीज़ों को, तो एक तो उससे जागृति भी आती है और लोगों को समझ में आ जाता है कि हमारी बात कह रहे हैं या नहीं कह रहे। अब हम पहुंचे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी के पास और उनसे जानते हैं, उनसे समझते हैं हिंदी पत्रकारिता के मायने। सर, यदि हम तहे में जाएं तो ये जो पत्रकारिता का दौर है, ख़ासतौर पर हम हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, दौर कहाँ से शुरू हुआ था? देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है कि सभ्यता का विकास जहाँ से आरंभ होता है, पत्रकारिता वहीं से शुरू होती है। पत्रकारिता का जो मूल केंद्रीभूत शब्द है वो है संवाद। और संवाद, किसका संवाद, कहाँ तक जाना। दूसरा जो एक और ध्यान दिया गया था सभ्यता के विकास के साथ साथ, कहीं ना कहीं प्रगति में सत्य हो और मानवीय गुण हो। इसकी अगर हम पहली झलक कहीं देखते हैं तो वो नारद जी में देखते हैं। नारद जी को अगर हम संवाददाता, सृष्टि का पहला संवाददाता माने, तो उनके जीवन में हमको दोनों प्रकार की बात मिलती है। एक तो एक स्थान का संवाद दूसरे स्थान पर लेकर के जाना, लेकिन संवाद भी कौन सा लेकर के जाना? सत्य की स्थापना का, मानवीय हितों का, प्रकृति की रक्षा का, अहंकार के विरोध में। ये जो समन्वय शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था की स्थापना का संदेश नारद जी की मौखिक पत्रकारिता में रहा। लेकिन समाज सत्य से परिचित हो और समाज ये कोशिश करे कि सत्य के आचरण पर चले, इसके लिए नारद जी ने बहुत सारा लेखन भी किया है। नारद पुराण है पूरा का पूरा, अगर हम देखें 18 पुराणों में तो एक नारद पुराण भी आता है। आगे चल कर के समय के साथ ये पत्रकारिता का विकास हुआ। यदि हम आज की पत्रकारिता को हम मान करके चलें कि आज की पत्रकारिता क्या है, तो 1826 के आसपास, सन शायद थोड़ा मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, उदित मार्तंडेय का समाचार पत्र कलकत्ते से निकला था। तो कलकत्ते से जो पहला समाचार पत्र निकला, वो संयोग से नारद जयंती पर ही उन्होंने आरंभ किया था हिंदी का। और उसके पीछे कहीं ना कहीं राष्ट्र जागरण का उनका जो भाव था, वो राष्ट्र जागरण केवल राजनीति नहीं, राष्ट्र जागरण में सांस्कृतिक जागरण भी। मोटे तौर पर यदि हम संस्कृति और अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे, तभी हम आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। बैसाखियों के सहारे आप कोई लंबी दौड़ नहीं जीत सकते। तो उदित मार्तंड जो आरंभ हुआ, और उदित मार्तंड के बाद ही भारत में जन चेतना जागृत हुई, और ऐसी चेतना जागृत हुई जिसमें राष्ट्र का स्वाभिमान जागा, स्वतंत्रता का संघर्ष आरंभ हुआ, वंदे मातरम गीत की रचना हुई। और ये जो बहुत सारे अभियान चले, जिसके बाद हमने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता का सूर्य देखा। आप अगर देखेंगे, वो जो समय था 1890 से लेकर के 1920 के बीच का जो समय था, देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ समाचार पत्र ना निकले।
ये तमाम दौर गुजरे हैं, लेकिन सर आपने जब 50-52 साल पहले पत्रकारिता शुरू की थी तो उस समय स्याही प्रमुख हुआ करती थी, स्याही से लिखा जाता था। स्याही से लेकर आज हम व्हाट्सएप तक की बात करें, आज तो लिखना भी नहीं पड़ता, आप गूगल पर बोल कर लिख सकते हैं और उसे आगे भेजते हैं। ये जो सफ़र है अब और कैसे देखते हैं आगे कहाँ तक जाएगा? देखिए, अब आगे कहाँ तक जाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता, और बहुत संभव है कि आगे का समय ऐसा हो जैसे कि पहले तो लिखने से होता था, फिर बोलने से होने लगा, और आजकल मुझे लग रहा है आगे आने वाला समय ऐसा आएगा कि हमने सोच लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं कोई कान में कोई ऐसी मशीन आ जाएगी, दिमाग पर कोई ऐसी मशीन आ जाएगी और वो सामने सामने लिखा जाएगा और चला जाएगा। ऐसा समय आने वाला है। इसका वर्णन हम अपने पुराणों में पढ़ते हैं कि ऋषि ने ऐसा सोच लिया और वो संदेश चला गया। कहीं ना कहीं युग उसी तरीके से जा रहा है। तो मोटे तौर पर, लेकिन अगर हमको पत्रकारिता का अस्तित्व बना के रखना है तो कहीं ना कहीं जो आज का पत्रकार है, आज के पत्रकार को उन पत्रकारों के बारे में पढ़ना जरूर चाहिए जो स्वतंत्रता संग्राम के समय थे। आप कल्पना कर सकते हैं, कानपुर का अखबार प्रताप, कोई संपादक उसका ऐसा नहीं रहा जो गिरफ्तार ना हुआ। माखनलाल चतुर्वेदी ने वहाँ से सीखी, गणेश शंकर विद्यार्थी वहाँ थे। कल्पना कर सकते हैं उस समाचार पत्र के कार्यालय को जहाँ भगत सिंह अपने अज्ञातवास में वहाँ पर नाम बदल करके लिखते थे और उसमें समाचार छपता था। तो ये जो स्थिति थी राष्ट्र और संस्कृति को प्राथमिकता वाली, मैं समझता हूँ पत्रकारों को कुछ ऐसे संस्मरण हैं जो आपके व्यक्तित्व को बढ़ा सकते हैं। मैं एक संस्मरण उदाहरण देना चाहता हूँ। एक अखबार था जो मेरे ख्याल से राजस्थान के किसी हिस्से से निकलता था, तो जो जैसलमेर के राजा थे वो मोहम्मद जिन्ना के संपर्क में थे। भोपाल का जो नवाब था दोस्त मोहम्मद खां, इन्होंने इंदौर के होलकर से बातचीत की, राजस्थान से बातचीत की और पाकिस्तान से एक पट्टी बनाना चाहते थे, भोपाल तक की पट्टी बनाना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने जैसा कि सिंध के राजा को कहा था कि आप अपनी सहमति दे दीजिए पाकिस्तान में और जैसा आप कहेंगे वैसा रहेंगे, ठीक वैसे ही उसने जैसलमेर के राजा को कहा। ये खबर चली, लोकवाणी अखबार को पता चली तो उन्होंने सबसे पहले खबर नहीं छापी, बल्कि सरदार पटेल को इस बात की सूचना दी और सरदार पटेल ने कहा कि खबर को 24 घंटे रोक लीजिए। उस 24 घंटे में मिलिट्री ऑपरेशन हो गया और वो जैसलमेर भारत का हिस्सा बना। आप कल्पना कर सकते हैं, इसी रियासत के अंतर्गत है पोखरण का मैदान। अगर वो चला जाता पाकिस्तान में, हम परमाणु विस्फोट कहाँ कर पाते। यह है पत्रकारिता की एक ऊंचाई, ये पत्रकारिता की ऊंचाई है जिसके कारण आज भारत में भारतत्व है। मैं समझता हूँ ऐसे कितने संस्मरण हैं पत्रकारों को। आप कल्पना कर सकते हैं जैसे सागर में उस समय का शताब्दी का सबसे बड़ा कत्ल खाना अंग्रेज सागर में खोलना चाहते थे, जिसकी 500 एकड़ ज़मीन उस ज़माने में थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मांस निर्यात केंद्र बनाना चाहते थे। इसकी सबसे पहले खबर वहाँ के एक अखबार ने प्रचारित की और उसके बाद पूरा आंदोलन खड़ा हुआ। फिर माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उसको छापा। एक छोटा सा पत्रकार था, नाम इसका मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने सबसे पहले, और उस पर पूरी एक किताब है, उस गाँव का नाम भी मैं भूल रहा हूँ। तो ये जो छोटी छोटी बातें थी जिनको कि खबर बनाई गई हैं। एक पत्रकार, आप कल्पना कर सकते, एक पत्रकार ने काले पानी की कैसे लेकर के आई। तो कुल मिलाकर के कोई होतीलाल थे झांसी के और वो काले पानी की सजा में गए थे। तो अंततोगत्वा सावरकर जी के कहने पर उन्होंने कुछ लिखा और कुछ लिखा करके, क्योंकि सारे कपड़े उतार करके तलाशी होती थी जाने में और आने में काले पानी की, तो उन्होंने वो पंक्ति, आप कल्पना कर सकते हैं, अपने जो गुप्तांग है वहाँ पर पर्ची छुपा के रखी। वो बाहर ला करके उन्होंने, जो परमानंद जी जो थे उनकी पत्नी बाहर धरना दे रही थी, उनको दिया। वो पर्ची कलकत्ते गई, तो अब काले पानी की उसमें सारा का सारा स्कंडल हुआ। फिर उस लंदन सरकार ने भी उस पर एक्शन लिया और वो बारी जो वहाँ का थाने, वो जो जेलर था, उसका ट्रांसफ़र हुआ। तो क्या क्या पत्रकारों ने कैसे कैसे कमाल किए हैं और कैसे राजनीति की दिशा बदली है, कैसे सरकारों को उस पर झुकना पड़ा। मैं समझता हूँ पत्रकारों को इन सब का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। चलिए अब आम लोगों के बीच चलते हैं, उस वर्ग के बीच चलते हैं जो कि टीवी देखा करते हैं, अखबार पढ़ा करते हैं, और उस वर्ग की बात करें तो कई तरह के विभाजन हैं और हम हर व्यक्ति तक जाने का प्रयास करेंगे। अब आपका क्या हाल है? बढ़िया है सर। आपका नाम क्या है? संतोष सहरवार। संतोष, नाम ही संतोष है आपका। करते क्या है? चौकीदारी करते हैं सर स्कूल में। चौकीदारी। तब तो खबरें कहाँ देखते हैं? अब अखबार में पढ़ते हैं कि टीवी पर देखते हैं कि मोबाइल में? अखबार में। अखबार में जी। और टीवी भी देखते हैं। क्या देखना पसंद करते हैं टीवी में? नहीं, टीवी तो मतलब ना के समान है, अखबार ही देखते हैं बस। क्या समय नहीं मिलता? समय भी नहीं मिलता कि टीवी उपलब्ध नहीं हो पाती? नहीं, टीवी है घर में, स्मार्ट टीवी लगी, सब कुछ है। स्मार्ट टीवी लगी है। दीवार वाली। तो इस टीवी पे क्या देखते हैं आप? उसमें क्या देखें, बच्चे लोग चलाते रहते हैं, अपन तो देखते ही नहीं सर। मोबाइल रखते हैं आप? मोबाइल भी रखते हैं। स्मार्ट है या फिर? स्मार्ट है। स्मार्ट मोबाइल। उसमें आती कुछ खबरें वगैरह? आती, लेकिन फिर भी नहीं देखते। क्यों सर? अपना मोबाइल बात कर ली बस, बहुत है। बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुछ नहीं।
कहीं कोई घटना हो जाती है जी जी, पेपर में पढ़ लेते हैं। तो पेपर तो तुरंत नहीं आता, बाद में आता है। आपको तुरंत पढ़ना है तो क्या करते हैं आप? नहीं, तुरंत अपने को जरूरत नहीं पड़ती सर। ऐसा? हाँ, पेपर में पढ़ लिया, कभी मिल गई खबर तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा, आपको अखबार ना मिले पढ़ने को? जी, कोई मतलब नहीं है, फिर किसी से पूछ लेंगे। कोई यदि कोई बात कर रहा है तो उससे पता लग जाता है। बस, जरूरी नहीं है कि नहीं है, अखबार हो, नहीं, टीवी हो, कुछ नहीं जरूरी। मोबाइल हो। नहीं। तो साहब देखिए, आजकल हम टेक्नोलॉजी के ज़माने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो इस टेक्नोलॉजी से काफ़ी दूर नज़र आ रहा है। चलिए और आगे चलते हैं, लोगों की राय जानते हैं। चलिए और लोगों के बीच चलते हैं, उनसे उनका हाल भी जानते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से। क्या हाल है भैया? बढ़िया है। आपका क्या हाल है साहब? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। दुकान में कितना समय देते हैं आप? देते हैं 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। बाकी दिनचर्या क्या रहती है आपकी? बाकी बढ़िया, वॉकिंग करना थोड़ा बहुत, बाकी दूसरे काम रहते हैं, बच्चों के साथ खेलना। दुनियादारी की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं? न्यूज़ देख के। न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ देख के, और क्या, दुनिया की जानकारी उसी से मिलेगी और किससे मिलेगी। तो आपको कोई निश्चित समय है न्यूज़ देखने का? देखते हैं हम शाम को 1 घंटा लगता है। कैसी न्यूज़ देखना पसंद करते हैं? जिसमें सब आ जाए, वर्ल्ड वाइज सब बता दूँ। जैसे आ जाती है एक कार्यक्रम, वो देखते हैं, वो यानी दुनिया की खबरें कम समय में देखना चाह रहे हैं आप? हाँ, दुनिया की खबरें कम समय में। 100 खबरें फटाफट जी? सब खबरें फटाफट। वो देते ना 100 खबरें फटाफट, 1 मिनट में 100 खबरें, ऐसे कुछ रहता है। आपको अच्छी लगती है? हाँ, कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाए, अच्छी लगेगी। अच्छा लगता है। तो साहब, खबरें फटाफट चाहिए, कम समय में ज़्यादा खबरें चाहिए। आपका क्या हाल है भैया? बढ़िया सर। क्या करते हैं आप? हम तो क्या है, छोटे मोटे आदमी हैं, काम करते हैं बस। अरे छोटे मोटे आदमी हैं तो क्या हुआ, हैं तो देश के नागरिक ना। देश के नागरिक है। जोड़ी बना के लेंगे। क्या करते क्या है? ड्राइवर है भाई। अच्छा, तो आप तो अधिकांश समय आपका उसमें निकलता होगा, वाहन चलाते हुए। हाँ, वाहन चलाते हैं। तो फिर खबरों से कैसे जुड़ते हैं आप? रात को जाकर समाचार देखते हैं, टीवी देखते हैं। टीवी देखते हैं? हाँ। आजकल तो मोबाइल पर भी टीवी है ना, मोबाइल पर भी है। देखते हैं क्या? हाँ, नहीं देखते, वो ज़्यादा नहीं देखते। ज़्यादा नहीं देखते। यानी टीवी पर ही देखेंगे। हाँ, टीवी में क्या देखना पसंद करते हैं आप? धारावाहिक सीरियल देखते हैं ज़्यादातर तो। धारावाहिक? हाँ, कॉमेडियल सीरियल देखते हैं, और जो खबरें दुनियादारी की, वो भी देखते हैं। कैसी खबरें पसंद करते हैं आप? अब खबर लोकल भोपाल की ज़्यादा देखते हैं हमको। लोकल खबरें? हाँ, हिंदी खबरें देखते हैं कि अंग्रेजी में? हिंदी देखते हैं। हिंदी में। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। क्या साहब, क्या हाल है आपका? नहीं, बढ़िया है सर। बढ़िया है साहब। हिंदी पत्रकारिता दिवस है जी, लोगों की राय जानना चाह रहे हैं। अब सर मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, मैं इतना ज़्यादा जानता तो हूँ नहीं जी। यहाँ नौकरी करता हूँ बस। अच्छा ही है, जो भी है ठीक है। आप कौन सी खबरें पसंद करते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में या दूसरी भाषा में? तो हमारे यहाँ दैनिक भास्कर ही लगा हुआ है। अच्छा, और अभी तो 4-5 साल हिंदी में। हाँ, अब हिंदी पर अखबार में क्या पढ़ना चाहते हैं आप? अखबार में अखबार में जो कुछ आएगा वो पढ़ेंगे, या फिर कुछ आपकी पसंदीदा खबरें होती हैं कि आप स्पोर्ट्स की देखेंगे, कोई घटनाएं देखेंगे, कोई सूचनाएं देखेंगे? घटनाओं की जानकारी तो जरूरी रहती है। हाँ। उसी से हमको सब पता पड़ता है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। तो घटनाएं तो बहुत ज़रूरी रहती है। आजकल खबरें मोबाइल पर भी आने लगी, सोशल मीडिया पर। जो मोबाइल पे आती वो तो फिर मोबाइल को तो ट्रेस करके देखते ही हैं, लेकिन पेपर लगाए तो उसको भी पढ़ना ज़रूरी है ना। मोबाइल पे तो बाद में होता है, लेकिन हम पेपर सुबह ही सवेरे चाय के बाद उसी को पढ़ते हैं। और पेपर ना मिले तो फिर मोबाइल से ही काम चलाना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो फिर बाद में मोबाइल ही आता है हाथ में। मतलब मोबाइल चाहिए यदि अखबार नहीं है तो? नहीं, अब ज़रूरत बन गई है तो उसमें चाहिए नहीं चाहिए वाली क्या बात है, तो अब वो होता है। या अखबार मिल जाए, या मोबाइल मिल जाए, टीवी मिल जाए। हाँ, ये 3 चीज़ तो आजकल जीवन से इतनी गहरी जुड़ चुकी है कि इनके बगैर तो अगर घर में कोई भी एक आध चीज़ बंद हो जाए तो ऐसा लगता है कि ना, यानी क्या कमी। हिंदी पत्रकारिता को लेकर आपका नज़रिया क्या है?
हिंदी पत्रिका है वो देखा। ये अच्छी है पत्रिका वो भी, लेकिन कभी कभी आती है पढ़ हमारे ऑफिस में आती है। हम पत्रकारिता की हिंदी भाषा में जो पत्रकारिता है, हाँ आपका नज़रिया क्या है? अच्छा है, बढ़िया है। बढ़िया है नज़रिया। और यूथ के बीच भी चलते हैं। क्या हाल है भैया? एक नंबर भैया, एक नंबर, मस्त। मस्त। नाम क्या है आपका? कृष्णकांत। करते क्या है कृष्णकांत जी? मैं बैंकर हूँ, बैंक में। बैंक में है। यस। तो किस तरह की सूचनाएं, खबरें आप पसंद करते हैं? मेनली स्पोर्ट्स और मार्केट से जुड़ी हुई, फाइनेंस वर्ल्ड से जुड़ी हुई खबरें। तो माध्यम कौन सा चुनते हैं आप? टीवी चुनते हैं? ट्विटर। ट्विटर। हाँ, दिन भर ऑफिस में रहते हैं तो वही एक बचता है ऑप्शन। मोबाइल में ट्विटर देखते रहो कहाँ क्या चल रहा है, जो भी आपके चॉइस की चीज़ें हैं, जो हैंडल्स उनको फॉलो करते रहते हैं, तो वहाँ से खबरें मिलती रहती हैं। यानी सोशल मीडिया को आप ज़्यादा? वो पॉसिबल हो पाता है ना, मोबाइल पे आप हर कहीं एक्सेस कर सकते हो। अब आप हर जगह टीवी लेकर नहीं जा सकते ना, तो ये मोबाइल में भी आ गए टीवी तो आ गया, लेकिन फिर उसके लिए आपको टाइम चाहिए, जगह चाहिए, खड़े होकर देखो। न्यूज़ ऐसा है कि आप कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, किसी से बात भी कर सकते हो। अच्छा, सोशल मीडिया जो है इस पे विश्वसनीयता कितनी है, कितनी आप भरोसा करते हैं उस पर? भरोसा तो आज के टाइम पे सारी चीज़ों पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि फेक न्यूज़ भी बहुत सारी फैलती हैं। लोग कुछ भी एडिटिंग करके कुछ भी न्यूज़ चला देते हैं। बहुत से लोग उस पर भरोसा भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से अपन देखते हैं मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मतलब ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो साहब, भारत में के लोग हैं और हिंदी पर भरोसा करते हैं। हमने हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया। इसके साथ ही पत्रकारिता के वरिष्ठ जो विशेषज्ञ हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी इस संबंध में राय जानी। कैमरामैन लवनी सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।